हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सबके लिए किचन रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिन्हें आजमा कर कम से कम समय में मेहनत में आप टेस्टी खाना बना सकते हैं। साथ ही समय और पैसे की भी बचत कर सकते हैं। यकीनन ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे और आपको इसमें से कौन सा टिप काम आया और कौन सा आपको अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो सबसे पहला टिप है ये कैंची का। हमारे घर में इस तरह से सीजर्स आती हैं और वे थोड़े टाइम बाद में इसकी धार ख़त्म हो जाती है, तो आप एक के बाद एक नई सीज़र लाने स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं आपको पुरानी सीज़र को ही कितनी आसानी से घर पर आप इन्हें तीखा कर सकते हैं, बिना कोई मेहनत, बिना कोई ऐसा इक्विपमेंट लाए हुए। तो आप देख सकते हैं पुरानी सीज़र से मेरी जो ये कपड़ा है, मोटा कपड़ा, वह कट नहीं रहा है। तो क्योंकि ये जो दोनों सीज़र है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इस तरह से कैंची को किस तरह से आप घर पर बिना मेहनत झटपट से तीखा कर सकें, उसका बहुत ही अमेजिंग एक मैं आपके लिए उपाय लेकर आई हूँ। तो आप नई कैंची खरीद कर ना लाएं, उसकी जगह आप इस तरह से, जब भी हमारे घर में नारियल आता है तो उसके ऊपर इस तरह से बाल, उसकी या जटा आप जो भी बोलते हैं, उन्हें आप कलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने नारियल के ये इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम इनसे कैंची की धार को तेज करेंगे। इस तरह से आप इन्हें बारीक बारीक रफ कट करते जाइए जब तक कि आपको लगे कि हमारी कैंची की धार तेज नहीं हो गई है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है कैंची की धार को तेज करने का। तो आप इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद आप कभी भी नई कैंची लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी कैंची जितनी भी आपके घर में रखी है, सबको इस तरह से आप नारियल की जटा से कट कीजिए और मिनटों में ही आपकी कैंची एकदम मार्केट जैसी या एकदम नई जैसी धार वाली हो जाएगी। यकीनन आपको इस टिप से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अननेसेसरी हम मार्केट जाते हैं और नई कैंची खरीद के ले आते हैं और वे बाकी की कैंची फालतू ही घर में इकट्ठी होती रहती हैं। तो इस तरह से आप समय, पैसे और अपनी एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो इस टिप को आप ज़रूर आजमाइएगा। जितना हो सके आप इन्हें कट करते जाइए। रफली इस तरह से कट करने से जो नारियल की जटा है, उससे कैंची की धार काफ़ी तीखी हो जाती है। अब मैं आपको वही कपड़ा वापस से कट करके दिखा रही हूँ। काफ़ी मोटा ये टॉवल का कपड़ा है और आप इसके ऊपर जो पैचवर्क देख रहे हैं, ये भी काफ़ी थिक है। तो इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे कट करके आपको बताया है और आप देख सकते हैं दोनों कैंची मेरी कितनी तीखी हो गई हैं। आप पेपर और दूसरी चीज़ें भी इससे आसानी से काट सकते हैं। मोटे कार्डबोर्ड जो है भी आप इससे ईजिली कट कर सकते हैं और इस तरह से हम काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरा है रायते को लेकर। जब भी हम रायता बनाकर फ्रिज में रख देते हैं तो वह थोड़ी टाइम बाद खट्टा हो जाता है। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टिप लेकर आई हूँ। इससे आप मॉर्निंग में बना के रखेंगे और इवनिंग तक आपका जो ये रायता है बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। दही को पहले बीट कर लीजिए। अब आपको इसमें जो भी मसाले डालने हैं, जैसे कि भुना हुआ जीरा, सूखा हुआ पुदीना, ये हमेशा मैं इस तरह से बनाकर रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में दही और दही से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खाई जाती हैं। अब मैं इसमें फ्रेश धनिया डाल दूँगी और इस तरह से इन सब चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। यदि आप चाहें तो हमें 1/4 टीस्पून चीनी भी डाल सकते हैं, पर मेरे घर में चीनी वाला रायता पसंद नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें पानी की जगह ये दूध डालूंगी। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दही है और साथ ही रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ही हम यहाँ पे दूध डालेंगे। तो जितना आपको पानी डालना है उतना ही क्वांटिटी में आप यहाँ पर दूध डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध डालने से ये दही आप रायता है वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। मैंने इस तरह से बूंदी को पहले से ही 10 मिनट पहले पानी में सोक करके रख दिया था। इससे बूंदी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और जब हम इसे रायते में डालेंगे तो यह दही को नहीं एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि दही को अननेसेसरी गाढ़ा नहीं करेगी, क्योंकि दही को गाढ़ा करने के बाद भी दही का जो टेक्सचर और टेस्ट है वह ख़राब हो जाता है। तो हमेशा बूंदी को सोक करके निचोड़ के इस तरह से डालें और इसे मिक्स कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, आप इसमें नमक ना डालें। जब आपको सर्व करना हो उसके कुछ देर पहले ही आप इसमें नमक डाल के सर्व करें। इस तरह से बना रायता आपका 7 से 8 घंटे तक बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। इसी टिप को ज़रूर आजमाइएगा। अब हम मार्केट जब जाते हैं तो इस तरह से काफ़ी सारी इमली खरीद लेकर आते हैं। मैं होलसेल मार्केट से इस तरह से इमली खरीद के लाती हूँ और इसे करीब 5 से 6 महीने तक स्टोर करके रखती हूँ। यदि आपने इसे ऐसे ही रख दिया तो इसमें कीड़े लग जाते हैं। इमली को स्टोर करने के लिए या तो आप कोई अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का डिब्बा लें, कांच का लें या फिर चीनी मिट्टी का लें, जो कि इस तरह से एयर टाइट हो। तो मैं हमेशा इसी डिब्बे में इमली स्टोर करके रखती हूँ और 5 से 6 महीने तक इमली बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो सबसे पहले तो डिब्बे को अच्छे से क्लीन कर लें, उनको अच्छे से धूप में सुखा लें। अब मैं यहाँ पे ये नमक का यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, इमली से यदि आप नमक डाल देंगे तो इमली बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। सबसे पहले हम बॉटम
में इस तरह से थोड़ा सा नमक फैला देंगे और उसके बाद में इमली को इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। आप यदि इमली के जो रेशे हैं और बीज हैं उन्हें निकाल कर इसे डालेंगे तो यूज़ करने में और भी आसानी होती है, यानी कि झटपट से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी लेयर के बाद में इस तरह से हम नमक डालते जाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से इमली की एक लेयर को दबा दबा कर सेट करते जाएंगे। इससे कम समय में कम जगह में काफ़ी सारी इमली भी आ जाएगी और साथ ही जब ये दब जाती है तो इसके अंदर कोई भी एयर पॉकेट से कुछ नहीं रहता है और उसे कीड़े लगने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये आधा किलो के करीब इमली को इसमें दबा दबा के भर के रख लिया है। इस तरह से नमक की लेयर ज़रूर लगाएं। यदि आपके पास में मोटा नमक है तो उसे भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि जब हम चटनी बनाएंगे तो उसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। यकीन मानिए, इस टिप को ज़रूर आजमाइए। इससे आपकी इमली 5 से 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इस टिप को आजमा के अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टिप हमारा है चावल को स्टोर करने का। चावल में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं और चावल काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। ये मेरे बासमती वाले चावल है, तो इन्हें स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लीन डिब्बे में से निकाल रही हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालेंगे। तो प्रिजर्वेटिव के लिए मैं कोई भी यहाँ पे केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने ये फ्रेश नीम की पत्तियाँ ली और उन्हें 2 दिन तक सुखा दिया। तो इस तरह से रूम टेम्परेचर पे ये सूख चुकी हैं। इसके बाद में कोई भी कॉटन का क्लॉथ लें, लाइट कलर का कपड़ा ही यूज़ करें इसके लिए, और उसमें इस तरह से सूखी हुई नीम की पत्तियों को डाल के एक पोटली सी इसकी बैग बना लें। तो फ्रेंड्स, कभी भी नीम की पत्तियाँ फ्रेश ना डालें और ना ही इन्हें डायरेक्ट डालें। ऐसा करने से जो चावल है उसमें काफ़ी इजी हो जाता है यूज़ करने के लिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि आपने डायरेक्ट डाल दी तो उसमें ये होगा कि जब भी आप चावल बनाएंगे तो उसमें नीम के छोटे छोटे टुकड़े आएंगे जो खाने में थोड़े कड़वे लगते हैं, तो और बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से जब भी नीम की पत्तियाँ डालें, इसे सुखा के उसके बाद में इस तरह से छोटी छोटी सी पोटलियाँ बना लें और उसके बाद ही चावल के लिए डालें। तो 1 किलो चावल के लिए इस तरह से 2 पोटली इनफ है। तो जितना भी आप चावल यूज़ करते हैं उस तरह से आप ये नीम के पत्ते डाल सकते हैं और करीब 3 से 4 महीने के बाद में इन पोटलियों को आप चेंज कर सकते हैं ताकि आपके लंबे समय तक चावल एकदम फ्रेश रहें। अब नेक्स्ट टिप है यहाँ पर करी बनाने के लिए। हम जब भी घर में सब्जियाँ बनाते हैं, रेगुलरली उसकी मैं ये टिप बता रही हूँ। तो हम जब सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें हमारी जो ग्रेवी होती है, उसका रस होता है काफ़ी पतला हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप कितना भी कुछ भी मेहनत कर लें लेकिन वे थिक नहीं होती है। तो मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थिकनर, एक ग्रेवी थिकनर बता रही हूँ जो कि आपके काफ़ी काम आएगा। और इस तरह से सबसे पहले जैसे कि नॉर्मली हम सब्जियों को छौंकते हैं उस तरह से मैंने यहाँ पे आपको सब्ज़ी छौंकना बता दिया है। बस मैं आपको एक एग्जांपल्स बता रही हूँ कि इस तरह से सब्ज़ी छौंकने के बाद में आप यहाँ पे इसका रसा देख सकते हैं। इसका रस काफ़ी ज़्यादा पतला है जो कि खाने में, सर्व करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। स्पेशली यदि गेस्ट आ जाते हैं, इवन आप खुद भी घर में खाएँगे तो भी आपको इससे सब्ज़ी खाना खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप लेकर आई हूँ। जब कभी सब्ज़ी इस तरह से आपकी पतली हो जाती है और आपके पास कोई उपाय नहीं है कि इसे गाढ़ा करने के लिए और इंस्टेंट आपको कोई कम मेहनत में ऐसे आपको गाढ़ा करना ही है, तो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप लेकर आई हूँ। सब्ज़ी को इस तरह से साइड में बॉईल होने के लिए रहने दीजिए और दूसरे तवे पर आप यहाँ पर 1 चम्मच ये बेसन ले लीजिए और इसे लो फ्लेम पर हम रोस्ट कर लेंगे। और यदि आप यहाँ पर रेगुलरली इसे यूज़ करना चाहते हैं तो करीब 250 ग्राम से करीब आप बेसन को रोस्ट करके पहले से ही रख लीजिए। उसके बाद में जब भी आपको इस तरह से ग्रेवियों को या सब्ज़ी को थिक करना हो, आप इस तरह से भुना हुआ बेसन 1 चम्मच डाल दीजिए और आपकी सब्ज़ी बहुत ही गाढ़ी और बढ़िया बन जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ध्यान रखें, यहाँ पे बेसन को अच्छे से भूनना है। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए लेकिन ये कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। अब उबलती हुई सब्ज़ी में हम इसे बेसन को डाल देंगे। तो इस तरह से आप जब इसका टेक्सचर देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो आपको बेसन का टेस्ट आएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसे अब लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे और हमारी ये गाढ़ी टेस्टी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए इसमें आलू डाल के दिखाया था। आप कोई भी सब्ज़ी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और यदि आपने छौंक लगाने के साथ ही बेसन डाल दिया तो उसका और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से आप अपनी घर पर जो डेली यूज़ वाली सब्ज़ियाँ हैं उन्हें थिक करके एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि थिक वाली सब्ज़ियाँ होती है उससे रोटी खाने में, चावल खाने में काफ़ी मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी वाली सब्ज़ी, जो रस्से वाली सब्ज़ी है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो इस टिप को आप ज़रूर आजमाइएगा और ध्यान रखिए ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा और गाढ़ा होगा तो उसी अकॉर्डिंग आप बेसन डालिए इसमें। अब नेक्स्ट टिप है हमारा रोटी पराठे को लेकर। जी हाँ, हम लोग
के घर में कोई छोटे बड़े सब अलग अलग टाइम पे नाश्ता या खाना खाते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये पराठे के लिए टिप। मैं सबसे पहले आपको ये सादा पराठा का एक वीडियो बता रही हूँ। बिल्कुल जैसे भी आप पराठा बनाते हैं वैसे पराठा बना लीजिए। और जब भी आपको पराठा बनाना होता है तो बार बार बच्चे किस टाइम खाते हैं, बड़े किस टाइम अलग अलग टाइम खाते हैं, तो आपको बार बार चकला बेलन और तवा सब निकालना पड़ता है और स्लैब वगैरह सब गंदी हो जाती हैं। तो इस तरह से आप एक साथ पराठे बनाकर रख लीजिए। और जब भी कोई आपको ये फरमाइश करे कि हाँ हमें नाश्ता लगा दीजिए, पराठा बना दीजिए हमारे लिए, तब आप इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। यकीन मानिए ये मेरा आजमाया हुआ टिप है और मैं इसे बहुत यूज़ में लेती थी जब मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज जाने लगे हैं और हस्बैंड भी ऑफिस जाते थे, तो सबको अलग अलग टाइम पे इस तरह से पराठा या नाश्ता करना होता था, तब मैं इस टिप को आजमाती थी। तो इस तरह से सादा पराठा मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पे आलू का पराठा बना रही हूँ। जो भी आपको पराठे बनाने हैं, स्टफ्ड या नॉर्मल पराठे, सब तरह के पराठों पे ये जो टिप है काम करेगा। तो इस तरह से मैंने स्टफिंग भी भर ली है। इसे बहुत ही जेंटली धीरे से आप यहाँ पर इसे रोल कर लीजिए। और रोल करने के बाद में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक साथ पराठे बना लीजिए और जब भी फरमाइश हो आप गर्मा गर्म उन्हें फूले फूले पराठे सर्व कीजिए। तवे को मैंने हल्का गरम कर लिया है। अब इस हल्के गरम तवे पर हम पराठों को सेक लेंगे। तो मैं मॉर्निंग में इस तरह से पराठों को सेक के रख लेती हूँ और जब भी जो फरमाइश करते हैं उनमें गर्मा गर्म पराठे बना कर खिला देती हूँ। वे भी खुश और मेरी जो किचन होती है वह भी एकदम क्लीन रहती है, क्योंकि बाद में हमें सिर्फ इसे सेकना ही होता है। तो आपको ये बेलते ही तुरंत सेक लेने हैं पराठे, इन्हें नहीं रखने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको इन्हें स्टोर करना है ताकि आप उन्हें कुछ घंटों के बाद भी इन्हें गर्म करके खिला सकते हैं। तो हल्के हल्के स्पॉट्स आने तक ही हमें इसे सेकना है, बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है। और आप देख सकते हैं ये कच्चा भी नहीं है और पूरा पका भी नहीं है। इसी तरह की स्टेज में आके हमें पराठे को निकाल लेना है और कैसरोल में रख लेना है। सेम इसी तरह से गर्म तवे पर हम आलू का पराठा भी रख देंगे और इसे भी दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए लाइट ब्राउन स्पॉट्स आने तक सेक लेंगे। तो ध्यान रखें फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना करें, नहीं तो पराठा कच्चा रह जाएगा और वह ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह से आप देखिए काफ़ी अच्छे से ब्राउन आ चुके हैं, मार्क्स आ चुके हैं। ये कच्चा भी नहीं लग रहा और पूरा पका हुआ भी नहीं है। तो इस तरह के पराठे बनाकर आप कैसरोल में रखते जाइए। जितने भी पराठे आपको लगते हैं एक बार में उतने बना लीजिए। मेरी कैसरोल में इस तरह से बास्केट है, इसमें आराम से मैं पराठों को रख लेती हूँ। दोनों पराठे मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे इसे ढक के साइड में रख दिया है और मैंने अपनी किचन को क्लीन कर लिया है। अब जब भी जो फरमाइश करेगा फटाफट से मैं उनको पराठों को गर्म करके दूंगी और उनके बहुत ही मज़े से वे लोग इस पराठों को खाएंगे, क्योंकि इसके टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल फ़र्क नहीं आता है। अब जब भी आपको पराठों को खाना है, खिलाना है, तब तवे को वापस से गर्म करें। उसके बाद ही इस पराठे को रखें जो हमने पहले बेल के रखा हुआ, सेक के रखा हुआ था कैसरोल में। अब आपको जो भी तेल घी लगाना है वे लगाइए दोनों तरफ से और उसके बाद में इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फटाफट से सेक लीजिए। और आप देखिए पराठा कितना बढ़िया सेक के आ रहा है, बहुत अच्छा इसका कलर भी आया है और ये इसकी जो परतें हैं वह भी काफ़ी अच्छे से खुल गई हैं। तो इस तरह से जब भी आपको पराठे बनाने हों और घर के फैमिली मेम्बर्स अलग अलग टाइम पर इन पराठों की फरमाइश करते हों तो इस टिप को आप ज़रूर आजमाइएगा। अब हम इस पराठे को सेकने के बाद में आलू का पराठा भी बताते हैं। तो पराठा हमने जो कैसरोल में रखा था उसे वापस से गर्म तवे पे हम रखेंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे। तेल घी जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं। उसके बाद में हम इसको अच्छे से ऊपर नीचे से पलट लेंगे, हल्का सा दबा लेंगे जैसे कि नॉर्मली हम पराठा बनाते हैं। और आप देखेंगे ये पराठा बहुत ही बढ़िया फूल कर आता है। तो इस तरह से आप एक टाइम में एक साथ पराठे बेल लें, हल्का सेक लें और जब भी फरमाइश करेंगे आप इन्हें बनाकर गर्मा गर्म उन्हें बटर, चटनी या अचार के साथ में सर्व कीजिए। वे बड़े ही मज़े से खाएंगे। आपकी मेहनत भी बहुत कम हो गई, क्योंकि जितनी बार भी आप तवा और चकला बेलन और आटा निकालेंगे उतनी बार ही स्लैब गंदी होती है और उसे क्लीन करने में बार बार टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस तरह से आप गर्मा गर्म पराठे बनाकर अपनी फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का गर्मा गर्म पराठा हमारा बनके तैयार है। मैं इसका आपको टेक्सचर भी बताती हूँ कि ठंडा पराठा को वापस गर्म करके इस तरह से आप सर्व करेंगे तो उसके टेस्ट और टेक्सचर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ही मज़े का पराठा बना है। फ्रेंड्स इन टिप्स को ज़रूर आजमाइए और अपने कमेंट्स में हमें अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। मिलते हैं इन्हीं तरह के और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। थैंक यू।